हाय फ्रेंड्स, दिस साइड से विपुल शाह। आज आप सबके लिए लेके आया हूँ अमेंडमेंट लेक्चर ऑन जीएसटी, कस्टम एंड एफटीपी। तो अब ये लेक्चर्स देखना कैसे है, इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। एंड इसके बाद इमीडिएटली अपना लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, ये जो अमेंडमेंट्स है ये जून 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है फॉर CMA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, CA इंटर में अटेम्प्ट, उन सब के लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। मैंने ये वीडियो कॉमन रिकॉर्ड किया है क्योंकि जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स है वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही होते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है जहाँ पे आपको इन सब के नोट्स मिल जाएंगे। प्लस ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.vipulshah.org। वहाँ पे जाके आप फ्री में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको पहले, देन यू गो टू डाउनलोड सेक्शन एंड वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स डाउनलोड करना है एंड आपको जितना नोट्स में सिलेबस है उतना ही आपको देखना है। मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, सो जो आपके लिए अमेंडमेंट रिलेवेंट नहीं है आपको स्किप करके उसमें आगे जाना है, बस इतना ही इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। तो ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको वेबसाइट पे नहीं जाना है तो टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये नोट्स का PDF हमने ऑलरेडी शेयर किया है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। सो दो तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, या तो वेबसाइट पे या तो टेलीग्राम ग्रुप पे। आगे ना कुछ आपके लिए अभी अपडेट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। एवरी वीक अपना लाइव सेशन रहता है, ट्यूसडे को DT का रहता है, थर्सडे को GST का रहता है। तो अगले वीक से ये सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। थर्सडे को GST का रहेगा एंड ट्यूसडे को DT का रहेगा। इसका टाइमिंग 7 to 8 रहता है, जो आपको ज़रूर अटेंड करना है, जिसमें हम डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद होती है। नेक्स्ट जो आपके लिए अपडेट है इंपॉर्टेंट, वो है अप्रैल महीने में, इस महीने में आपको कलरफुल चार्ट्स मिलने वाले हैं। करेक्ट ना? यस, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपके लिए चार्ट्स बना रहा हूँ, तो वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स के तो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, GST के काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के आए हैं। तो वो दोनों आपको चार्ट्स में ग्रुप में शेयर कर दूंगा और इसके वीडियोस भी बना के मैं आपको यूट्यूब पे देने वाला हूँ। तो ये चार्ट्स कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे कम समय में अपन मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं और मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। प्लस मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी चैप्टर वाइज टेस्ट हमने अपलोड किया है, तो अगर आप वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन मिलेगा, अमेंडमेंट लेक्चर्स मिलेंगे, आगे जो रिवीजन लेक्चर्स होने वाले हैं मैराथन लेक्चर, उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और चार्ट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो ये 4 से 5 एडवांटेज है इफ़ यू क्रिएट अकाउंट ऑन वेबसाइट। आपको सभी फ्री रिसोर्सेज एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So my suggestion, if you create account, it will help you to find out very easily. And में अपने YouTube पे आएंगे मैराथन लेक्चर्स और रिवीजन नोट्स, तो इसी मंथ एंड तक अपनी YouTube वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे। सो गाइस, दीज आर द फ्यू अपडेट्स। इसके बाद इमीडिएटली लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा एंड फॉर एज पर द इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी दिए वो आपको फॉलो करना है एंड अकॉर्डिंगली लेक्चर देखना है। लेक्चर देखते समय कुछ भी अगर आपको डाउट्स आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर अपन लेक्चर में। थैंक यू। चलो सो हाय फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स इन GST, कस्टम एंड FTP। इसके पहले का वीडियो आपने देखा रहेगा, आपको उसी प्रकार से सभी अमेंडमेंट्स देखना है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स आर देयर। जैसे आपने मेरे पहले लेक्चर देखे रहेंगे डायरेक्ट टैक्स के, तो इसमें भी अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है। उल्टा GST में एज कम्पेयर टू DT देयर आर लेस अमेंडमेंट्स। तो फर्स्ट थिंग, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 5% के भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो पहले आप आपका प्रेशर कम कर दो कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स क्या, नो। और आपने PDF ऑलरेडी डाउनलोड किया, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, करेक्ट ना? टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें लिंक दिया है, तो आपने नोट्स डाउनलोड किया, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। आपने प्रिंट आउट निकाल के रेडी रखा है एंड देन आप लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। चलो, सो यहाँ पे मैंने इंडेक्स दिया है, वो इंडेक्स कैसे देखना है वो आपको पता है। लाइन से मैंने आपको इंडेक्स दिया है, जहाँ जहाँ पे नो है वहाँ पे अमेंडमेंट्स नहीं है, जहाँ जहाँ पे यस लिखा है वहाँ पे अमेंडमेंट्स है। चलो, सो पहले चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ GST, देयर आर नो अमेंडमेंट्स, गुड न्यूज़। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, देयर आर नो अमेंडमेंट्स, गुड न्यूज़। चार्ज ऑफ GST एंड एप्लीकेशन ऑफ CGST, IGST, देयर आर नो अमेंडमेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये मैंने आपको जो पढ़ाया था वो सीक्वेंस चैप्टर का है, तो आपके मेरे नोट्स है तो वो चैप्टर का सीक्वेंस मैंने मेंटेन किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंस्टीट्यूट ने जो वेबसाइट पे जो अमेंडमेंट्स दिए वो उनके हिसाब से दिए, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके दिया है।
ठीक है। सो इतने ही अमेंडमेंट है, यू कैन क्रॉस चेक इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जितना रिक्वायर्ड उतना सब कवर किया है। सो ज़्यादा लोड मत लो, अननेसेसरी एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, जितना है उतना पढ़ा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई नो अमेंडमेंट, चार्ज ऑफ जीएसटी आरसीएम नो अमेंडमेंट्स, कंपोजिशन स्कीम नो अमेंडमेंट्स, प्लेस ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट हुआ है, यस प्लेस ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट हुआ है। चलो अच्छा, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है, ये डिसाइड करता है कि सप्लायर कहाँ पे और रिसिपिएंट कहाँ से। उस बेसिस पे अपने को पता चलता है कि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है, फिर कौन सा टैक्स आएगा कौन सा टैक्स नहीं आएगा, ये अपने को पता चलता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में अपन ने 4 सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 10, 11, 12, 13। 10 इनेबल गुड्स के लिए था एंड 12, 13 सर्विस के लिए था। 10 इज फॉर गुड्स, 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 12 क्या था, प्रोवाइडर एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों इंडिया में है। एंड सेक्शन 13 क्या था, या तो प्रोवाइडर या तो रिसिपिएंट, दोनों में से एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर है। तो ऐसे अपन ने 4 सेक्शन क्लास में कवर किए थे, सेक्शन 10, 11, 12, 13। तो ये जो आखिरी का सेक्शन है 13, उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर आपके पास मेरे नोट्स है तो सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 क्या है, जहाँ पे प्रोवाइडर या रिसिपिएंट दोनों में से एक इंडिया में और इंडिया के बाहर है। उसमें जो लास्ट नंबर का सर्विस है 13, वहाँ पे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जैसे सेक्शन 13 में क्या होता है, प्रोवाइडर इंडिया में रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है। कुछ सर्विसेज पे ऐसा होता है कि अपना गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रहा है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13 इंडिया में है, एंड उनके देश में भी उसका प्लेस ऑफ सप्लायर है, वो भी टैक्स लगा रहा है। तो उस केस में अपन ने सेक्शन 13 पढ़ा था, सब सेक्शन 13। उसमें क्या लिखा था कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज कहाँ पे है एंड उसके हिसाब से जीएसटी आएगा। इतने अपन ने पढ़ा था। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट उस सर्विस को नोटिफाई करेगा। तो ये सर्विसेज इस बार नोटिफाई हो चुके हैं, करेक्ट ना। तो ये अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है, सेक्शन 13 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, सेक्शन 13 का जो आखिरी सेक्शन है 13, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि अगर दोनों देश में अगर टैक्स लग रहे तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ यूज कहाँ पे है एंड अकॉर्डिंगली उतने पे ही टैक्स लगेगा। तो उसमें अमेंडमेंट हुआ है। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजनेस टू बिजनेस, MRO बता दो क्या है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवर ऑयल। MRO का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवर ऑयल। इसके लिए अमेंडमेंट लाया गया है। इन केस ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री, हाँ तो ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए लाया गया है। शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि काफ़ी सारे शिप्स इंडिया में रिपेयर नहीं होते, बाहर रिपेयर होते हैं मेजॉरिटी शिप, क्योंकि इंडिया में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं कि वी कैन रिपेयर शिप। तो इवन एयरक्राफ्ट भी काफ़ी सारे सर्विसिंग के लिए और ऑयलिंग के लिए इंडिया के बाहर जाते हैं, यानी इंडिया में है बट इतना एडवांस फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर शिपिंग इंडस्ट्री है तो उनके लिए लोकेशन ऑफ क्या होगा, रिसिपिएंट होगा। तो अगर मेरा शिपिंग इंडस्ट्री है, मैंने शिप इंडिया के बाहर भेजा है रिपेयरिंग के लिए, ओके, तो रिसिपिएंट इंडिया में है, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंडिया होगा, रिसिपिएंट। तो उसमें आरसीएम लगेगा क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपका शिपिंग कंपनी इंडिया में है, आपने आपका शिप इंडिया के बाहर भेजा है। सर क्यों भेजा है, रिपेयर करने के लिए। तो वो बंदा आपको सर्विस दे रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंडिया होगा। देखो, सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज और दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर, ये हमको पता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ एनी सर्विस, सबसेक्शन 13 एम्पावर्स गवर्नमेंट टू नोटिफाई। तो अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में। एनी सर्विस फॉर विच द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। मतलब क्या है, उसका इफेक्टिव यूज देखा जाएगा ताकि डबल टैक्सेशन नहीं होगा और नॉन टैक्सेशन भी नहीं होगा। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि दोनों टैक्स नहीं लेंगे या दोनों टैक्स लेंगे, दोनों गलत है। तो इस बार नोटिफाई किया। तो इस सर्विसेज में कुछ सर्विसेज नोटिफाई किए गए। देखो, द सेड नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड टू नोटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर्स ओवरऑल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स एंड अदर वेसल्स। मतलब बाकी किसी इंडस्ट्री के लिए नहीं हुआ है, ना एयरक्राफ्ट के लिए हुआ है, करेक्ट ना। दिस अमेंडमेंट इज ओनली फॉर शिपिंग कंपनी। तो शिपिंग कंपनी जब मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑलिंग के लिए उनका शिप इंडिया के बाहर भेजेगी, एंड अगर ये बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, मतलब वो भी बिजनेस में नहीं है,
मतलब यहाँ पे जो भेजना है वो भी उसका भी शिपिंग बिजनेस ही है। मतलब ये प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होगा, अगर मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैंने मेरा प्राइवेट यॉट लिया है, वो मैं रिपेयर के लिए बाहर भेजता हूँ, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिजनेसमैन चाहिए, दोनों बिजनेस एंटिटी चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप अदर वेसल्स देयर इंजिन्स एंड कंपोनेंट्स और पार्ट्स सप्लाई टू पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ मतलब क्या, देखो मतलब ये अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है, शिप्स एंड अदर वेसल्स, मतलब यॉट वगैरह जो भी रहेगा उनके इंजन, ऐसा क्यों लिखा इंजन, कभी कभी इंजन खाली रिपेयर के लिए बाहर बेचा जाएगा, पूरा शिप नहीं बेचा जाएगा, इसलिए उन्होंने इंजन को अलग से कवर किया है। या अदर कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, उसको अलग से बाहर बेचा जाएगा रिपेयरिंग के लिए। सप्लाई टू पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स, हाँ मतलब ये रिपेयरिंग सर्विस किसको दिया है, सप्लाई टू पर्सन शिपिंग कंपनी को दिया है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाँ उनके लिए वो वेसल क्या बिजनेस में यूज हो रहा है ना, हाँ तो जिनका शिपिंग बिजनेस है, करेक्ट, उन्होंने रिपेयर के लिए बाहर भेजा है, तो उनको जो सर्विस दिया जा रहा है, इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, यस, शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस। तो इंडिया में जो शिपिंग कंपनीज हैं उन पे जीएसटी आएगा। देखो, बाय वर्च ऑफ दिस नोटिफिकेशन इफ एन इंडियन शिपिंग कंपनी हैज रिसीव्ड MRO सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप वेसल फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर, सप्लायर वहाँ पे है, इंडियन शिपिंग कंपनी है, रिपेयर करने के लिए बाहर भेजा है, भले वो शिप बाहर गया रिपेयर करने के लिए, लेकिन द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस इज इन द लोकेशन रिसिपेंट इन इंडिया। यस, शिप भले बाहर जाएगा, स्पेयर पार्ट बाहर जाएंगे, इंजन बाहर जाएगा, या वो यहाँ पे आके सर्विस दे, फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली रिसिपेंट कौन है, इंडियन शिपिंग कंपनी, प्रोवाइडर सप्लायर आउटसाइड इंडिया। द सेड सर्विस क्वालिफाइज द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, एंड जहाँ पे इम्पोर्ट होगा वहाँ पे क्या लगेगा, RCM पे GST लगेगा, तो यहाँ पे GST अपन भरेंगे अंडर RCM। दैट्स इट, इतना ही छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई में। आगे ना, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है, जो अमेंडमेंट्स है मैंने ऑलरेडी नोट्स में कवर किया है, तो अपन ने मेजोरिटी में आपको सभी अपडेटेड ही दे रहा हूँ, करेक्ट ना। सो इसमें जो भी बाद में इशूड ने अमेंडमेंट नोटिफाई की है वो है, तो आपने अगर आपके लेटेस्ट नोट्स है वो नोट्स और ये इतना इनफ है। हाँ, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने December 21 के लिए लिया रहेगा तो भी चलेगा, उसमें उसके बाद ये अमेंडमेंट्स है, सो डोंट वरी। नाउ एग्जम्पशन, चैप्टर 9 एग्जम्पशन। ओके नाउ तो नोटिफिकेशन 12/17 डेटेड 20 जून 17 प्रोवाइड लिस्ट ऑफ सर्विस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CGST। तो ये जो मैं आपको एग्जेम्पशन पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको याद है तो अपन ने दो कैटेगरी में एग्जेम्पशन पढ़े थे, एक CGST एक्ट के और दूसरा IGST एक्ट के। तो अभी मैं आपको जो अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ इट इज एज पर CGST एक्ट। देखो, पहला अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन, मतलब जो एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन थे उसमें अमेंडमेंट्स। देखो, पहला एंट्री नंबर 19A, तो आपने नेट लिस्ट में जाके देखना है 19A क्या था, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इसमें एग्जाम्पशन अपन ने पढ़ा था। इवन अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अगर मैं गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर कर रहा हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होगा, ताकि अपना एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, उस पर GST नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पशन जो है वो 30 सितंबर 2021 तक था, वो अभी एक्सटेंड करके 2022 तक कर दिया है। तो एग्जाम्पशन पहले भी था, वो उसका एक्सटेंशन अभी सितंबर 22 तक किया है। तो सितंबर 22 के बाद क्या होगा देखेंगे, ये टैक्सेबल भी हो जाएगा या फिर ये एक्सटेंशन बढ़ा भी देंगे, ये आपको अगले अमेंडमेंट्स में पता चलेगा। तो इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 सितंबर 2022, ठीक है। 19B सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय वेसल, सेम एयरक्राफ्ट हो या वेसल, इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वेसल पे भी नहीं था और एयरक्राफ्ट पे भी नहीं था। अच्छा, आते समय था, अपन, मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, आते समय अपन ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में अलग चार्ट बनाया है, कंफ्यूज मत होना। तो वो जो है वो आते समय है, आते समय एयरक्राफ्ट पे नहीं है, वेसल पे है, ये जाते समय दोनों पे नहीं है। तो जब गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, फिर वो एसएल हो या एयरक्राफ्ट हो, उनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे GST नहीं आएगा। इसको भी एक्सटेंड किया 30 सितंबर 2022 को। तो 19A एंड 19B वो एग्जाम्पशन में चेंज नहीं हुआ है, उसको जो पीरियड है वो बढ़ा दिया है। नाउ इट इज वैलिड टिल 30 सितंबर 2022। नाउ 72 में अमेंडमेंट हुआ है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, इतना कुछ खास काम का नहीं है, पढ़ना है। सर्विस प्रोवाइड टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब नॉट एनी सर्विस टू गवर्नमेंट,
मैं गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरेटरी हो, जहाँ पे जितना भी खर्चा उसमें से 75% खर्चा इस गवर्नमेंट ने उठाया है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन 75% से कम है तो उस पर जीएसटी आएगा। तो ये थे एग्जिस्टिंग, इसमें एक्सटेंशन किया हुआ है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने कुछ खास दम वाले एग्जाम्शन से नहीं है, जैसे एक बार पढ़ के रखना है। अभी नए एग्जाम्शन कुछ ऐड किए गए। यस, सेक्शन 61A, सॉरी सीरियल नंबर 61A, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। मतलब आपको अभी नेशनल परमिट दिया जाएगा ताकि पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते थे, है ना। पहले स्टेट वाइज परमिट दिए जाते थे, अभी नेशनल लेवल पे आपको एक ही परमिट दिया जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इससे क्या होगा, तकलीफ कम हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा ये एग्जाम्शन है। पहले रिस्पेक्टिव स्टेट में लाइसेंस दिए जाते थे, है ना, कुछ केसेस में दिए जाते थे, बट तो नेशनल परमिट जो दिया जाएगा, है ना, गुड्स कैरेज को, जीटीए को, तो उस पर अभी जीएसटी नहीं आएगा। पहले उस पर लगता था, अभी उस पर जीएसटी नहीं आएगा। नाउ विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जाम्शन, इसको हटा दिया गया है, तो नंबर 43 को हटा गया है, 61A को ऐड किया गया है। सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगन, कोचेस बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। इसका मैंने आपको लॉजिक बताया था, क्या था कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है, मैंने आपको लॉजिक बताया था क्या था, मैं वापस बताता हूँ। इंडियन रेलवे को पैसे के प्रॉब्लम है ना, तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर्म किया गया। वो पैसे लेते थे लोगों से एंड उससे वो एसेट खरीद के इंडियन रेलवे को रेंट पे देते थे। उस पर जीएसटी नहीं आता था, लेकिन अभी ये हटाया गया है, ये एग्जाम्शन विड्रॉ किया है। तो सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट, तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो इंडियन रेलवे को ये एसेट्स रेंट पे देता था, उस पर पहले जीएसटी नहीं आता था, अभी उस पर जीएसटी आएगा। एंड सिमिलर एग्जाम्शन आईजीएसटी से भी हटाए गए, वो नीचे दिया है, ठीक है। तो ऊपर के जो एग्जाम्शन है वो इंट्रास्ट रेट वाले हैं, अगर ये इंट्रेस्ट रेट वाले हैं तो आईजीएसटी का भी एग्जाम्शन क्या किया है, हटाया गया है, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो पहले ये एग्जाम था और इंडियन रेलवे के पास पैसे नहीं थे, तो ये इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये फॉर्म किया गया। वो लोगों से पैसे लेके एसेट लेता था, इंडियन रेलवे को रेंट पे देता था, तो उस पर जीएसटी नहीं आता था, अभी उस पर जीएसटी आएगा। दैट्स इट। तो एग्जाम्शन में इतने अमेंडमेंट्स है, मैंने कहा ज़्यादा लोड मत लो। आईटीसी जॉब वर्क में अमेंडमेंट्स है, पढ़ते अपन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग आईटीसी 4 रिवाइज फ्रॉम क्वार्टरली टू ईयरली, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ, फॉर्म आईटीसी जीएसटी 4 अभी ये क्या है, सर्व एज अ इंटीमेशन दैट इज फर्निश्ड बाय रजिस्टर मैन्युफैक्चरर गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड्स कैपिटल गुड डिस्पैच टू और रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर। मतलब अपने जॉब वर्कर का पढ़ा था ना कि जब भी मैं गुड्स जॉब वर्कर को भेजता हूँ, कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भेजता हूँ, तो उसका मेरे को आईटीसी मिलता है, बट वो गुड्स 1 साल में आने चाहिए और कैपिटल गुड्स 3 साल में आने चाहिए। तो विदाउट रिसीविंग गुड्स मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, तो मेरे को पहले गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता था कि मैंने कितने गुड्स जॉब वर्कर को भेजे हैं, कितने कैपिटल गुड्स भेजे, कितने आए हैं। तो ये आईटीसी 4 फॉर्म में बताना पड़ता था क्वार्टरली, अभी ये ईयरली कर दिया है। तो मैं कितने गुड जॉब वर्कर को भेज रहा हूँ, कितने कैपिटल गुड जॉब वर्कर को भेज रहा हूँ, तो ये अच्छा कर दिया, क्वार्टरली कंप्लायंस क्या कर दिया, ईयरली कर दिया। अर्लियर एज पर रूल 45(3) द सीजीएसटी रूल्स फ्रॉम जीएसटी आईटीसी 4 was furnished on quarterly basis. Said form was to be furnished for the said period on or before 25th of the day succeeding the month or the said quarter or extended by commissioner। मतलब ये क्वार्टरली सबमिट होता था, एक क्वार्टर खत्म होने का अगले महीने की 25 तारीख को। अभी ये अमेंडमेंट किया है और ये क्या कर दिया है, अभी ये ईयरली कर दिया है। करेक्ट ना? ओके, मैं बताता हूँ क्राइटेरिया। तो पहले क्राइटेरिया क्या है, अप्रैल, मई एंड जून, इस पीरियड में जो भी हमने गुड्स भेजे, किसको भेजे, जॉब वर्कर को, गुड्स और कैपिटल गुड्स जो हमने जॉब वर्कर को भेजे या हमको जो जॉब वर्कर से मिले हैं, उसका इंटीमेशन हम कैसे देते थे, जीएसटी कौन से फॉर्म में देते थे, आईटीसी 4।
कब देते थे? अगले महीने की 25 तारीख। तो अप्रैल में जून के बाद कब आएगा? 25 जुलाई को हम इंटीमेट करते थे। अब ये अमेंड होके क्या कर दिया है? एन्युअली कर दिया है। सो पहले क्या होता था? अप्रैल में जून में जितने गुड्स मैंने जॉब वर्कर को भेजे या रिसीव हुआ है उसका इंटीमेशन में गवर्नमेंट को करता था 25 जुलाई को। क्वार्टर खत्म होने के बाद 25 दिन इन फॉर्म नंबर ITC4। नाउ ये कंप्लायंस ईयरली क्या है? अभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में है, सर ईयरली क्या बट कब फाइल करना है? वो बेस्ड ऑन टर्नओवर है। तो देखो अपन अमेंडमेंट पढ़ते हैं, ये पुराना प्रोविजन था, अब इसको क्या कर दिया है? एनुअल कंप्लायंस कर दिया। देखते क्या है, देखो ठीक है। तो ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। With effect from 1/1/10/2021, Rule 45(3) has been amended. Now, from GST ITC4 is required to be furnished by principal on annual or half yearly basis, depending upon the quantum of his aggregate turnover in preceding financial year. तो पिछले साल का आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा। तो 21-22 का टर्नओवर देखो एंड फिर डिसाइड करो कि 22-23 में जो अपने गुड्स भेजे या रिसीव हुआ है जॉब वर्कर्स के, उसका कंप्लायंस कब करना है। तो 22-23 में जो अपने गुड्स भेजे जॉब वर्कर को, 21-22 का टर्नओवर देखना है। देखो क्या क्राइटेरिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ग्रेटर देन 5 करोड़। तो मेरा टर्नओवर 21-22 में 5 करोड़ से ज़्यादा था, तो 22-23 में कब करना है? क्वार्टरली 6 मंथली करना है। तो अप्रैल टू सितंबर का 25 अक्टूबर को होगा एंड अक्टूबर टू मार्च का 25 अप्रैल को होगा। एंड अगर टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो आपको एन्युअली करना है, जो 25 अप्रैल को करना है। तो नंबर ऑफ डेज 25 डेज उतना ही रखा है, ठीक है। तो देखो तो कैसे होगा, देखो फिर। तो अगर टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 दो ऑप्शंस 4 करोड़ है या 6 करोड़ है, मतलब एक वाला है ये कौन सा है? लेस देन 5 CR है, ये है ग्रेटर देन 5 CR। दो क्राइटेरिया है, हाँ, ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो लेस देन 5 CR है तो क्या करना है फिर आपको? एन्युअली करना है। तो फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 लेस देन 5 करोड़ क्या बोला है? एन्युअली करना है। मतलब क्या? तो कब करना है? GST ITC 04 कब करना है बोलो? 25 अप्रैल 2023 को, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगले 25 दिन। एंड लेस देन 5 करोड़ है तो फिर अप्रैल 22 टू सितंबर 22, इसका कब होगा? अक्टूबर 25 को। एंड अक्टूबर 22 टू मार्च 23, इसका होगा अप्रैल 25 को। तो एक्सटेंशन उन्होंने उतना ही रखा है, 25 दिन के बाद करना है। बट अगर लेस देन 5 CR है तो छोटा बिजनेस है तो एन्युअली करो, ग्रेटर देन 5 CR है तो 6 मंथली करो आफ्टर 25 डेज। सिंपल, लिख लो आप ये डायग्राम। ये एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। चलो नाउ रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज रजिस्ट्रेशन। देखते हैं इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसमें जो रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन था ना, उसमें डायरेक्टली अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 29-30 था ना, उसमें देखो सेक्शन 30 में हुआ है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम। नाउ व्हाट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन? पहले अपन समझते हैं। अपन ने सेक्शन 30 में पढ़ा था कि अगर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है एंड अगर आप उसको वापस चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते कि सर आपने जो मेरा नंबर कैंसिल किया वो मेरे को वापस दे दो, है ना, मेरा नंबर कैंसिल मत करो।
ठीक है, तो उसमें कितने समय में अप्लाई करना है, क्या एक्सटेंशन है, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा टेंशन भी मत लो। विद रेट फ्रॉम 1121, ओके, देखो क्या दिया है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। Accordingly, the time period for filing application for revocation of 30 days from the date of service of order of cancellation may on sufficient cause being shown be extended। हाँ, मतलब ये अपन ने पढ़ा था कि आपको ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन आने के बाद आप 30 डेज में अप्लाई कर सकते हो कि सर हमारा नंबर कैंसिल मत करो, प्लीज मेरे को मेरा नंबर दे दो। अच्छा, अभी वो एक्सटेंशन, अच्छा उसमें जो है ये पीरियड 30 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड होगा। देखो अभी अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है, मे परमिटेड बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम, तो अभी अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है कि बियॉन्ड 30 डेज भी आप उसको अप्लाई कर सकते। देखो क्या बोला है, बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर एज द केस बी फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर टाइम देन 30 डेज तो JCAC वो एक्सटेंड कर सकता है फॉर फर्दर 30 डेज एंड कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड। हाँ, मतलब क्या है, ए में जो बोला है, ए में JCAC के पास कितना पावर है 30 डेज, उससे ज़्यादा अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, देखो बाय द कमिश्नर फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। हाँ, मतलब JCAC ने 30 डेज दिया है, उसके बाद चाहिए तो आपको कमिश्नर देगा, बट वो 30 डेज का ही देगा। तो एट ए टाइम वो 30 डेज का आपको एक्सटेंशन देगा, एट से 6 महीने का नहीं देगा। तो पहले क्लॉज ए वाला ही अप्लाई होगा, पहले JCAC आपको 30 डेज का देगा, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो ये अप्रोच कमिश्नर वो 30 डेज का देगा। ठीक है, ओके। नाउ कॉन्सिक्वेंटली रूल 23(1) ऑफ CGST हैज ऑल्सो बीन सुटेबली अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू अबव अमेंडमेंट। देखो अभी अमेंडमेंट रूल 23 में अमेंडमेंट हुआ है। रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन कैंसिल बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। अच्छा, ये भी अपन ने पढ़ा था कि कैंसिलेशन जो हुआ है उसके रिवोकेशन के लिए मैं अप्लाई कब कर सकता हूँ, बोलो कब अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो कैंसिलेशन किसने किया है, ऑफिसर ने किया, अगर मैंने खुद कैंसिल किया है तो मैं उसके लिए वापस अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ पे ऑफिसर ने खुद आपका नंबर कैंसिल किया है, मैं सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्म टू सच प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और ईयर अमेंडमेंट विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम बाय एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर कमिश्नर। तो वो पीरियड यहाँ पे दिया है, कितना देंगे 30 डेज का, खत्म, इतना ही है। ठीक है, तो एक्सटेंशन कितना मिलेगा अभी 30 डेज का मिलेगा, दैट्स इतना ही अमेंडमेंट है। नाउ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसमें भी अमेंडमेंट है। नाउ अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ई इनवॉइसिंग। अभी ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, करेक्ट ना। तो अपन ने पढ़ा था कि 50 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है, फिर उसमें टर्नओवर में चेंजेस हुए थे, तो उनके लिए ई इनवॉइसिंग क्या है, एप्लीकेबल है। अच्छा, तो देखो अभी क्या है, अभी देखो यहाँ पे पढ़ना है ई इनवॉइस किन के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, इनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA ओनली बाय रोड, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स। तो इन 5 लोगों के लिए ही इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं थे। अभी इसमें इसको किसको ऐड किया गया है, बस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को भी ऐड किया गया है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि किन के लिए इनवॉइसिंग, उसके क्राइटेरिया अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस लिस्ट में ये 5 ही थे पहले, जो अपन ने इसके पहले पढ़ा है नोट्स में। इसमें किसको ऐड किया गया है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 6 लिखना। अभी ये पहले 5 तो है, उसमें कौन ऐड किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, उनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है अभी। चलो नेक्स्ट, अकाउंट्स रिकॉर्ड एंड ई वे बिल, इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुआ है। नाउ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग रजिस्टर पर्सन। हाँ, मतलब देखो क्या मैं पढ़ता हूँ, रूल 138E ऑफ द CGST रूल प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटेड ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन
हाँ मतलब कुछ लोगों के लिए जो डिफॉल्टर है, रजिस्टर पर्सन पर आप डिफॉल्टर हो, आपने जीएसटी का डिफॉल्ट किया तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो डिसेबलिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल, अर्लियर अ यूजर वाज नॉट एबल टू जनरेट ई वे बिल फॉर GSTIN इफ द CAT GSTIN was not eligible for e-way bill generation in terms of Rule 38E. It implies that GSTIN of such block taxpayer could not be used to generate e-way bill neither as a supplier nor as a recipient. मतलब रूल 138E में कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वो डिफॉल्टर थे जीएसटी में, करेक्ट ना, दिया देखो। तो जो टैक्स पर डिफॉल्टर थे, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, उनका ई वे बिल जनरेट करने का फैसिलिटी ब्लॉक किया गया था, ठीक है। हाँ अभी उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ब्लॉकिंग ऑफ GSTIN फॉर ई वे बिल जनरेशन वुड ओनली बी फॉर डिफॉल्टिंग सप्लायर GSTIN एंड नॉट फॉर डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा मतलब आपने जो डिफॉल्ट किया वो एज ए सप्लायर किया तो ब्लॉक हो जाएगा। ऊपर क्या था, अगर आप डिफॉल्टर हो तो आप एज ए सप्लायर हो या एज ए रिसिपेंट हो, आप आपका जीएसटी नंबर यूज नहीं कर सकते फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। अभी अमेंडमेंट में क्या बोला है कि अगर आप, क्या बोला देखो, जनरेशन वुड बी ओनली फॉर द डिफॉल्टिंग सप्लायर एंड नॉट फॉर द डिफॉल्टिंग रिसिपेंट। मतलब अगर आप रिसिपेंट हो एंड अगर आप डिफॉल्टर हो तो भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो सस्पेंडेड GSTIN कैनॉट जनरेट ई वे बिल एज ए सप्लायर, हाउएवर द सस्पेंडेड GSTIN कैन गेट ई वे बिल जनरेटेड एज अ रिसिपिएंट। तो आपका नंबर गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है ना। नंबर सस्पेंड कब होता है आपको पता है। तो जीएसटी नंबर सस्पेंड करने के बाद पहले प्रोविजन क्या था, आप एज अ सप्लायर हो या एज अ रिसिपेंट हो, यू कैन नॉट जनरेट ई वे बिल। बट नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया है, एज अ रिसिपेंट हो या एज अ ट्रांसपोर्टर हो एंड इवन दो योर नंबर इज सस्पेंडेड स्टिल यू कैन जनरेट ई वे बिल। तो अगर एक छोटा सा क्लेरिकल अमेंडमेंट है, तो अभी खाली सप्लायर को ब्लॉक किया जाएगा, बाकी दोनों लोगों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। पहले तीनों को ब्लॉक किया जाता था, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर एंड रिसिपेंट। नाउ सप्लायर को ब्लॉक किया जाएगा, वो कंटिन्यू रहेगा। रिसिपेंट एंड ट्रांसपोर्टर आपको अलाउ किया जाएगा टू जनरेट ई वे बिल। इन अदर वर्ड, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी is blocked only in respect of any outward movement of goods of registered person who is not eligible for e-way bill generation as per Rule 138E. E-way bill can be generated in respect of inward supply of said registered person. मतलब सुनो, मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है, तो मेरे आउटवर्ड सप्लाई के लिए मैं ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एज अ रिसिपेंट हूँ तो मैं ई-वे बिल जनरेट कर पाऊंगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्लैरिटी आएगा, डोंट वरी। देखो, Mr. A, registered person paying tax under regular scheme in Delhi, has not filed GSTR 1 for last 2 months. तो रूल 138 में दिया है कि कौन से केस में आपका ई-वे बिल जनरेट करने का फैसिलिटी ब्लॉक किया जाएगा। Mr. B, हरियाणा रेगुलर रिटर्न फाइलर वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए। देखो, ए डिफॉल्टर है, ए ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ए दिल्ली में है और बी जो सप्लायर है वो हरियाणा में है। तो हरियाणा वाले को दिल्ली में सप्लाई करना है, इंटरस्टेट सप्लाई है। As per the earlier position of law, Mr. B would not have been able to generate e-way bill with Mr. A. Yes, क्योंकि B डिफॉल्टर था, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उसका ई-वे बिल का फैसिलिटी ब्लॉक किया जाएगा। In terms of amended law, there will be no more restriction in generating e-way bill as Mr. B is making outward supply is regular return filer। हाँ, जो B है ना वो रेगुलर फाइलर है क्या? Yes, वो रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहा है, तो वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। Mr. A wants to generate e-way bill in respect of outward supply of goods to Mr. H. So e-way bill generation block in this case, it's an outward movement of goods of Mr. A who has not filed GSTR for 2 months. तो जो A है, A को अलाउ नहीं किया जाएगा, B जनरेट कर पाएगा। तो जो लोग आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, करेक्ट ना। मतलब A जो है, ये A जो है, A ने डिफॉल्ट किया, क्या डिफॉल्ट किया, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो देखो, Mr. A wants to generate an e-way bill in respect of outward supply of goods to Mr. H. करेक्ट ना, H कहाँ पे है? हाँ, तो उसको नहीं अलाउ होगा ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक इन दिस केस, क्योंकि H को आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन B उसको इनवर्ड सप्लाई कर रहा है। तो A का देखो, 2 एग्जाम्पल दे। A को गुड्स H से आ रहे हैं, B से गुड्स आ रहे हैं और H को सप्लाई कर रहा है, तो A जब H को सप्लाई करेगा वो आउटवर्ड मूवमेंट है, वो ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि वो डिफॉल्टर है। लेकिन ए जब गुड्स रिसीव करेगा एज अ रिसिपिएंट उसको अलाउ है, ये लिखा है। अगेन आई रिपीट,
कोने बीच में ए है, ए डिफॉल्टर है, उसने जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो ब्लॉक हो गया उसका जीएसटी ई वे बिल का फैसिलिटी। तो पहले क्या था, ना वो रिसीव कर सकता था ना वो, हाँ, तो अभी क्या हुआ है, उसको जो बंदा सप्लाई कर रहा है अभी हरियाणा में, वो उसने रेगुलर रिटर्न फाइल किया है, तो ही कैन जनरेट ई वे बिल इन द नेम ऑफ ए, वो अलाउड है। बट ए एज को भी सप्लाई करना चाहता है तो उस केस में ए कैन नॉट जनरेट ई वे बिल, क्योंकि उसका आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड सप्लाई जो है जीएसटी ब्लॉक किया गया। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी डिफॉल्टर है। ठीक है, बस इतना ही सिंपल अमेंडमेंट है। तो एज अ आउटवर्ड सप्लायर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे को अगर रिसीव करना है तो मैं कर सकता हूँ। रिटर्न्स में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। सेक्शन 47 में अमेंडमेंट हुआ है, जो आपने पढ़ा था ना कि डिले इन फाइलिंग रिटर्न है तो 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 5000 है, एंड एनुअल रिटर्न के लिए वो टर्नओवर का बेस था, उसमें थोड़े से चेंजेस हुए। देखो, मैक्सिमम लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग फॉर्म GSTR 1 रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 3B फाइनल सप्लाई, GSTR 4 एंड GSTR 7। तो इसमें बाकी इसमें नहीं, तो GSTR 1, 3B, 4 एंड 7 ये फॉर्म का लिस्ट अपन ने पढ़ा है, इसमें रिलैक्सेशन दिया है। बाकी जो फॉर्म्स है उसके लिए जो अपन ने पहले पढ़ा था उतना फीस है। देखो, सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट स्टिपुलेट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग बाय रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये GSTR 1 के लिए है। रिटर्न्स QRMP स्कीम, GSTR 3B। फाइनल रिटर्न, इसमें कुछ पेनल्टीज है। एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल बाय सच पर्सन अंडर द रिस्पेक्टिव HGST UGST एक्ट एज वेल। हाँ, तो अभी देखो क्या है, क्या लिखा है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल बाय सच पर्सन अंडर रिस्पेक्टिव HGST UGST एक्ट एज वेल। पेनल्टी लेविएबल अंडर IGST एक्ट शैल बी द सम टोटल ऑफ पेनल्टी लेविएबल अंडर द CGST एंड HGST एक्ट। ओके, मतलब क्या है, अभी देखो, जो पहले लिमिट था 5000, अभी क्या बोला है उन्होंने, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस इज पेएबल। इक्वल मतलब जितना टैक्स देना है उतना, पहले इन चारों पे लिमिट था मैक्सिमम 5000, अभी क्या बोला है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेएबल बाय सच पर्सन अंडर रिस्पेक्टिव HGST UGST एक्ट, मतलब HGST का है तो उतना, एंड IGST का है तो दोनों का टोटल। IGST का तो क्या होगा, CGST HGST का टोटल उतना देना पड़ेगा। The late fee can be waived partially or fully by central government. Consequently, since the inception of GST law, late fees being regularly waived by central government either partially or fully. From the tax period June 20 onwards, quarterly filing ending June 21 onwards, as the case may be, late fee filing delayed return has been rationalized as follow. अभी देखो क्या है, अभी मैं आपको पूरा पढ़ा तो आपका जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा। ये अपन ने पहला प्रोविजन पढ़ा है, अब इस पे ध्यान मत दो, अब इसमें इतना ही समझो। आई नो देयर इज अ कंफ्यूजन, मैं क्लियर करता हूँ। डायग्राम दिया है कि GSTR 1, 3B, 4 एंड 7 में नए लेट फीस के मैं आपको बताता हूँ, तो आप डायरेक्टली डायग्राम पढ़ो। देखो क्या है, तो जून 21 के बाद देखो क्या होगा, अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 फ्रॉम जून 21 और क्वार्टर एंडिंग जून 21, मंथली या क्वार्टरली जो भी है, बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु विल फेल टू फर्निश GSTR 1 and 3B shall be as follow. Registered person who has nil outward supply in tax period or whose total amount of tax payable in GST 3B nil, तो नील है तो कितना होगा, अभी बस 500 रुपया होगा मैक्सिमम, एंड 500 कब होगा IGST, एंड CGST HGST में कितना होगा, 250 रुपया। ठीक है, नाउ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 1 मतलब क्या है, जिसका नील है। 1 में कौन है, नील है, मतलब आपका सप्लाई कुछ भी नहीं हुआ है, तो GSTR 1 में भी कुछ नहीं है और 3B में कुछ नहीं, तो मिनिमम कुछ भी नहीं तो 250। पहले वैसे नहीं था, पहले डायरेक्टली 5000 तक था, अभी वो डायरेक्टली कर। अभी कितना देखो, अदर देन 1 का मतलब क्या है, जिनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है एंड पढ़ो जरा कितना है, देखो देखो पढ़ लो, आपको समझ में आ रहा है क्या। देखो मैं बताता हूं, नील रिटर्न है तो अभी कितना पेनल्टी है, नील तो 500, 250 CGST का। हाँ, अभी देखो
अभी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 1 मतलब जिनका कुछ टर्नओवर हुआ है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका लास्ट फाइनेंशियल में 1.5 करोड़ से कम है तो आपको कितना देना है, मैक्सिमम लेट पेनल्टी 2,000 रुपया, जो 5,000 था वो कितना कर दिया, 2,000 कर दिया, 1,000 मैक्सिमम CGST का एंड SGST का 1,000। नाउ नेक्स्ट, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का, देखो क्या लिखा है यहाँ पे थोड़ा मैं वापस आपको लिख के देता हूँ, ये आप लिख लो इतना, जस्ट 1 मिनट है, मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं आपको लिख के देता हूँ, लिखो, ये दोनों पार्ट मैं आपको वापस लिख के देता हूँ। अच्छा, पहला क्या था, पहला 250 क्लियर है। अभी देखो ये भी सिंपल है, तो ये 1 पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। 3 में आपको वापस लिख के देता हूँ, थोड़ा वो एडिटिंग का इशू हुआ है। सो पॉइंट 2 में क्या है कि लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो 2,000 मैक्सिमम देना है, 1,000 CGST का, 1,000 SGST का, IGST का है तो 2,000। अभी देखो क्या, नेक्स्ट मैं पॉइंट नंबर 3 एंड ये पॉइंट नंबर 4, तो 1 2 क्लियर है, 3 में लिख के देता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 3 क्या है, मैं आपके लिए लिखता हूँ। ठीक है, सो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है एंड जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, आई राइट लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ है। कितना है, 1.5 करोड़। मतलब 2 क्राइटेरिया दिया, अगर आप देखेंगे क्या बोला है, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, क्योंकि देखो 1.5 करोड़ से कम है तो आपको इतना ही है ना, तो इसमें क्या है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है। आपको समझा कि क्या है, व्हाट इज पॉइंट नंबर 3, 1.5 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से कम, तो फिर ये 5,000 ही रहेगा। ये जो है ना ये कितना है 5,000 रहेगा एंड CGST का 2,500, SGST का 2,500 रहेगा। ठीक है, सो ये हो गए पॉइंट नंबर 1 2 3। एंड जो 1 2 3 में कवर्ड नहीं है, मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए एज इट इज रहेंगे जो आपने पढ़े हैं। ओके, सो नाउ मैं वापस कंक्लूड करता हूँ, ध्यान से सुनना। जो रिटर्न फाइल करने का लेट फी था कौन सा, GST 1 एंड 3B का, वो मैं वापस बता रहा हूँ, है ना, 1 एंड 3B का वापस बता रहा हूँ। कितना देखो, नील रिटर्न है दोनों का, तो 250 रुपये होगा डिले के लिए, टोटल 500 होगा। टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो 2,000 होगा मैक्सिमम, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है तो फिर उतना ही रहेगा 5,000। एंड अगर 5,000 से भी ज़्यादा है, 5 करोड़ से अगर ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो एज पर सेक्शन 47 उतना लेट फी लगेगा जो अपन ने पहले पढ़ा था वो। तो अभी वो टर्नओवर बेस कर दिया कि 1.5 करोड़ से कम है तो 2,000, 1.5 से 5 करोड़ 5,000 एंड 5 करोड़ के ऊपर है जो अपन ने पढ़ा था अदर देन 1 एंड 2 जो है, मतलब अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप तीसरे कैटेगरी में हो तो जो लेट फी 47 में है वो एज इट इज रहेगा बस। सो दीज आर द फ्यू अमेंडमेंट्स। कहाँ पे हुआ है, यस रिटर्न्स में, रिटर्न्स का जो लेट फी है वो हुआ है। तो ये लेट फी किसके लिए था, GST 1 एंड 3B के लिए था, बाकी एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद ठीक है, नाउ अभी देखो अभी अमेंडमेंट 4 इसमें हुए, मैंने 1 का बता दिया, 3B का बता दिया, अभी 4 एंड 7 का पढ़ना बाकी है। अभी देखो 4 में क्या हुआ है, GST 4 अगर वही आपका लायबिलिटी नील है तो डायरेक्ट 500, 250, 250 एंड अदर देन मतलब आपका लायबिलिटी नील नहीं है। अच्छा, GST 4 किसके लिए है, कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए है, तो उनके लिए 2,000 होगा, 1,000 1,000, जो अपन ने पहले पढ़ा था 4 का पेनल्टी वो भी कम हो गया है। तो 1 का मैंने बता दिया, 3B का बता दिया, 4 का बता दिया। 4 में नील है तो 250, 250 वो ऊपर भी वही था, एंड नील नहीं है मतलब कुछ टैक्स पेबल है तो 5,000 की जगह 1,000 कर दिया। नाउ 7 के लिए कितना है, अच्छा 7 किसके लिए था, जो TDS कट करते थे ना, TDS
सेक्शन 51 में उनके लिए था। तो व्हाट इज GSTR 7, जो लोग TDS कट करते थे उनके लिए था। तो उन्होंने अगर डिले फाइल किया तो, अच्छा अपन ने पढ़ा था उनको TDS जो कट किया वो अगले महीने की 10 तारीख को भरना है। तो उसमें अगर डिले होता है तो जो 100 रुपीज़ था वो कितना कर दिया है, 24 रुपीज़ पर डे कर दिया है, और 100 विच एवर इज लेस कर दिया। तो जो फ्लैट 100 रुपीज़ था पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ TDS वो अभी उतना नहीं होगा, 24 रुपीज़ पर डे और 100 विच एवर इज लेस होगा। विच एवर इज क्या होगा, लेस होगा। तो ये हो गए 4 अमेंडमेंट्स। ओके, तो वापस बताता हूँ, 1 का बता दिया, 3B का बता दिया, 4 का बता दिया, 7 का बता दिया। ये है 1 and 4, ये 1 and 3B का है, ये 4 का है और ये 7 का है। नाउ नेक्स्ट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड एंड द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विद द ओमिटेड एंड सेक्शन 44 सब्स्टिट्यूटेड। देखो क्या दिया है, अपन ने पढ़ा था कि सेक्शन 35(5) में कि अगर 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो ऑडिट मस्ट बी डन बाय CA एंड CMA। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए तो क्या करता था, अभी तो अमेंडमेंट क्या हुआ है। अर्लियर सेक्शन 35(5) ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट गेट अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड सबमिट कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स and reconciliation statement under section 44, yes, and such other documents in such form as may prescribed। ये पहले का प्रोविजन था कि 2 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको क्या करना है, ऑडिट करके लेना है और उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट दोनों सबमिट करना है। However, this provision shall apply to any department of, shall not apply, ये किसके लिए अप्लाई नहीं होगा, हाँ, जहाँ पे ऑडिट कौन करता है, कैग। ऑडिट कौन था, कैग के लिए अपने को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, शैल नॉट अप्लाई यहाँ पे, है ना, शैल नॉट अप्लाई। ओके, नाउ अभी देखो, अभी 1 अगस्त 2021 से थोड़ा बुरा अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 35(5) हैज बीन ओमिटेड, ओमिट कर दिया, टू रिमूव मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। तो अभी क्या बोला है फिर, फर्दर मतलब अभी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। फर्दर विथ फ्रॉम 1 अगस्त 21 सेक्शन 44 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड एज टू रिमूव mandatory requirement of furnishing reconciliation statement duly audited by specified professional and to provide for filing of annual return on self certification basis। It further provide commissioner to exempt class of tax of requirement of the filing annual return। तो अभी क्या कर दिया है, तो जो पहले देखो क्या हुआ अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ एक्चुअली, उसके पहले तो मैंने पुराना प्रोविजन पढ़ा था। क्या था पुराना प्रोविजन कि 2 करोड़ के ऊपर है तो इट विल बी डन बाय प्रैक्टिसिंग CA/CMA एंड जो गवर्नमेंट का है वो तो कैग ही करता है। तो यहाँ तक तो अपन ने पुराना ही पढ़ा है, यहाँ तक कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन 1 अगस्त से क्या हुआ है, उसको सेक्शन 35(5) को रिमूव कर दिया है। तो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था कि ऑडिट कर लो और रिकंसिलिएशन करो, वो अभी करने की जरूरत नहीं है 2 करोड़ के ऊपर, ठीक है, यस। एंड प्लस उन्होंने क्या बोला कि तुम सेल्फ सर्टिफिकेशन तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्लस कमिश्नर को पावर दिया गया है कि अगर वो चाहते हैं तो किसी क्लास ऑफ पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करने से वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं वो, बट अभी वो कौन है अभी दिए नहीं, जब देंगे तो वो पढ़ाऊंगा ना। अभी देखो क्या है नया सेक्शन 44, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52 CTP एंड NRTP शैल फर्निश एनुअल रिटर्न विच इंक्लूड सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन। पहले यहाँ पे ऑडिटेड था, अच्छा सेक्शन 44 क्या है, एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे पहले आप चेक करना, पुराने नोट्स में क्या था, ऑडिटेड कॉपी था, वो नहीं है। रिकंसिलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाकी तब सब सेम ही है, बस इतना ही चेंज हुआ है। तो सेक्शन 44 जो आपके नोट्स में है, जो था एनुअल रिटर्न, उसमें यहाँ पे वर्ड देखो क्या था, वहाँ पे था कि वो ऑडिटेड कॉपी, तो अभी ऑडिट हट गया है GST का, ठीक है। However, the commissioner may on the recommendation of council by notification exempt any class of person, वो तो पुराना ही है। अच्छा ये एग्जाम्पशन कैग वालों को अप्लाई नहीं होगा, सेम क्या, हाँ जिनके लिए कैग है उनके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं होगा, वो कैग के हिसाब से होगा, तो वही दिया है। तो ये सबसे बुरा अमेंडमेंट है, विच में इंक्लूड सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसिलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर
with audited annual financial statement for every financial electronically within such time in such manner। अभी देखो, अभी इसका रिलेवेंस क्या देखो, सी ऑडिट नहीं हटा है, क्या हटा है, रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट था ड्यूली ऑडिटेड बाय स्पेशल प्रोफेशन, ये हट गया है। हाँ, मतलब ऑडिट का कंडीशन नहीं हटा है। ऑडिट के साथ जो था ना कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करके लेना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई को टैली करके लेना है, वो जो था सर्टिफिकेशन बाय CACA में, वो हट गया है, पूरा नहीं हटा है, ये आधा हटा है। देखो क्या हटा है, इतना ही हटा है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो अपने को सबमिट करना पड़ता था अलॉन्ग विद द ऑडिट, वो हट गया। ऑडिट अभी भी है, बट कौन सा पार्ट हट गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। ठीक है, तो दिस इज द, ये किया है। ठीक है, सो ये इसमें छोटा सा एक अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, 44 में जो लिखा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट केस में। उसमें तो पहले भी क्या था, अभी भी क्या है, तो अभी क्या क्या नहीं होगा, कौन सा चाहिए। बाकी देखो, मतलब इन सिंपल वर्ड्स क्या अभी हो गया, जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था, जो पहले हम ऑडिटेड लेते थे, अभी उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है आप खुद फाइल कर सकते हैं। मतलब बनाऊंगा मैं एज अ कंसल्टेंट, बट उसके लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली फाइल कर दिया तो भी चलेगा, बस उतना ही अमेंडमेंट है। बाकी एनुअल ऑडिट तो होगा ही, बस जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था उसके लिए अभी जो सर्टिफिकेशन लगता था वो जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सर्टिफाई हो सकता है। यस, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। रिफंड में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन रिफंड एप्लीकेशन, अच्छा अपन ने पढ़ा था कि रिफंड के लिए अपने को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वो चेक करेंगे, है ना, कि आपका एप्लीकेशन बराबर है कि नहीं। अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years फॉर मेकिंग रिफंड क्लेम टू एक्सक्लूड द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी। हाँ, मतलब आपने एप्लीकेशन फाइल किया, आपको कितना समय रिफंड फाइल करने के लिए, 2 साल। आपके एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी थे, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया है एंड जिस दिन आपको कम्युनिकेट किया गया है कि यह गलत है, तो वो पीरियड 2 साल में कंसिडर नहीं होगा। द टाइम पीरियड फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एनी अदर अमाउंट इज 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। फर्दर एज पर रूल 90 सब रूल 3, वेर एनी डेफिशिएंसी आर नोटिस इन द एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम, द प्रॉपर ऑफिसर शैल कम्युनिकेट द डेफिशिएंसी टू द एप्लीकेंट इन डेफिशिएंसी मेमो रिक्वायरिंग हिम टू फाइल फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन। हाँ, तो डेफिशिएंसी है तो उसको अगेन अप्लाई करना पड़ता था फ्रेश। और प्रोवाइज हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द रिफंड क्लेम टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द प्रॉपर ऑफिसर शैल बी एक्सक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ 2 years इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच फ्रेश क्लेम फाइल्ड। हाँ, मतलब आप जब फ्रेश क्लेम फाइल करोगे तो वो जो पीरियड था वो कंसिडर नहीं होगा। तो 2 साल में वो पीरियड कंसिडर नहीं होगा। कौन सा पीरियड, जिस दिन आपने रिफंड क्लेम फाइल किया, जिस दिन आपको इंटीमेट किया गया, वो पीरियड कंसिडर नहीं होगा। तो आप जब वापस नया क्लेम फाइल करोगे तो वहां से आपको वापस 2 साल का समय मिलेगा। नाउ अगर आपको लगता है कि रिफंड एप्लीकेशन आपको विड्रॉ करना है तो इंसर्ट किया गया है। अर्लियर टैक्स पेड हैड नो ऑप्शन टू विड्रॉ द रिफंड एप्लीकेशन इफ दे हैड कमिटेड एनी मिस्टेक्स। हाँ, अगर अपने तरफ से मिस्टेक है तो अपन रिफंड, गलती से रिफंड क्लेम किया है तो विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं था while filing the application. The functionality has been now implemented for the taxpayer filed refund application by filing application prescribed form up to specified time. तो अभी देखो, तो अगर मैंने पहले एप्लीकेशन फाइल किया रिफंड के लिए और उसमें मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक थे तो विड्रॉ करने का कोई मौका नहीं मिलता था, अभी विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। द एप्लीकेंट में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन। हाँ, मैंने एप्लीकेशन फाइल किया, उसमें मिस्टेक है, लेकिन अपने पढ़ा है कि पहले गवर्नमेंट प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड देता है, फिर वो कंफर्म करके बचा हुआ रिफंड देता है। तो प्रोविजनल सैंक्शन का रिफंड ऑर्डर आने से पहले अगर आपको आपकी गलती पता चल गई, करेक्ट ना, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं बाय फाइलिंग एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन सबमिशन ऑफ सच विड्रॉ एप्लीकेशन एनी अमाउंट डेबिटेड बाय एप्लीकेंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर as the case may be while filing refund shall be created. Yes,
जब मैं रिफंड क्लेम करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट वो डेबिट होता है, जब मैं रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ करूंगा तो वापस वो क्रेडिट किया जाएगा। देन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड ऑफ रिफंड, अपन ने पढ़ा था कि अगर आपको कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देना बाकी है तो आपका रिफंड का ऑर्डर विथहोल्ड किया जाएगा, मतलब आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा जब तक आप बाकी के ड्यूज क्लियर नहीं करते। टू बी इशूड वेयर रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू विथहेल्ड, ऑर्डर फॉर कंप्लीट एडजस्टमेंट फॉर डिमांड ऑफ रिफंड नॉट रिक्वायर्ड, मतलब देखो क्या है, अर्लियर इन केस वेयर रिफंड इज कंप्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डिमांड, मतलब आपको जीएसटी देना है गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया और आपका रिफंड भी है, आप वो पैसा दे नहीं रहे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका जो अपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट रिकवर कैसे करती है, अगर आपको कोई रिफंड मिलने वाला है तो उसमें से एडजस्ट करती है, तो वही दिया है वे रिफंड इज कंप्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो आपको जो रिफंड था 1 लाख रुपये वो डिमांड के अगेंस्ट पूरा एडजस्ट हो गया, मतलब आपको अभी 1 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। एन ऑर्डर गिविंग डिटेल्स ऑफ द एडजस्टमेंट वॉज इशूड, है ना, हाँ, तो ये आपको ऑर्डर दिया जाता था कि हमने आपका एडजस्टमेंट कर दिया, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। द प्रोविजन हैज बीन ओमिटेड रिजल्टेड इन नो सच ऑर्डर विल बी इशूड, अभी ऑर्डर नहीं आएगा, है ना, डायरेक्टली एडजस्ट किया जाएगा, आपको पोर्टल पे दिखेगा। फर्दर प्रोवाइजर रूल 92 हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट वेयर प्रॉपर ऑफिसर और द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू विथहेल्ड ही मे पास ऑर्डर ऑफ रिलीज, हाँ, मतलब उसको लगता है कि इसको विथहेल्ड करने की जरूरत नहीं है तो उसका ऑर्डर आपको आएगा कि ठीक है हम आपका ऑर्डर रिफंड रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जब रिफंड एडजस्ट किया जाएगा तो उसका पहले ऑर्डर आता था वो अभी ऑर्डर नहीं आएगा। 10 नाउ इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट who become entitled to refund after being withheld or order for release or withheld pass before filing final refund, मैं बताता हूँ क्या है। रूल 96 देखो क्या है, रूल 96 contain the provision relating to refund of IGST paid on goods service exported out of India, तो मैंने जो गुड्स एक्सपोर्ट किए, सर्विसेज एक्सपोर्ट किया, उसका मेरे को रिफंड चाहिए। सब रूल 7 मतलब रूल 96 में सब रूल 7 प्रोवाइड दैट इन केस वेयर क्लेम फॉर रिफंड वॉज विथहेल्ड फॉर स्पेसिफाइड रीजन्स, हमने उसको विथहेल्ड किया था, and subsequently applicant become entitled for refund of amount, the concerned judicial officer shall proceed to refund the amount after passing refund sanction order, तो अभी रिफंड सैंक्शन ऑर्डर पास करना पड़ेगा फिर रिफंड जाएगा, डायरेक्टली रिफंड नहीं दिया जाएगा, एक रिफंड ऑर्डर का एक सैंक्शन पास किया जाएगा ऑर्डर, फिर रिफंड दिया जाएगा। अभी देखो अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, द सब रूल हैज बीन अमेंडेड नाउ, द कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पास एन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड, देन ही विल पास रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन केस ऑफ एप्लीकेंट बिकम, हाँ, मतलब पहले क्या होता था, सुनो रूल 96 में क्या है, मैंने जो IGST पे किया है, मतलब जो गुड्स मेरे एक्सपोर्ट हुए उसका मेरे को रिफंड चाहिए, तो पहले क्या होता था मेरा रिफंड जो है अगर विथहेल्ड नहीं किया है, कुछ रीज़न के लिए विथहेल्ड किया था, बाद में उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, तो आपको डायरेक्टली क्या करते थे, रिफंड अमाउंट का सैंक्शन ऑर्डर का ऑर्डर देते थे। अभी वैसे नहीं होगा, अभी 2 ऑर्डर आएंगे, पहला फर्स्ट ऑर्डर होगा रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड, तो एक ऑर्डर आएगा कि हमने जो आपका रिफंड होल्ड किया वो हम रिलीज कर रहे हैं, एंड सेकंड सैंक्शन का ऑर्डर आएगा। पहले खाली एक ही ऑर्डर था कि हम आपका रिफंड सैंक्शन कर रहे हैं, अभी 2 आएंगे, एक हमने जो आपका रिफंड विथहेल्ड किया था हम उसको रिलीज कर रहे हैं, एंड दूसरा हम आपको जो सैंक्शन करके दे रहे हैं उसका 2 ऑर्डर आएंगे, बस इतना ही है। असेसमेंट ऑडिट इंस्पेक्शन सर्च इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, डिमांड रिकवरी में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, एडवांस रूलिंग में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, लायबिलिटी में कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है, आगे किधर भी अमेंडमेंट्स नहीं है, तो जीएसटी के अमेंडमेंट्स यहाँ पे खत्म हो गए पूरे, कोई अमेंडमेंट्स जीएसटी में नहीं है। कस्टम में भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में छोटे से अमेंडमेंट्स हुए, बता देता हूँ। एफटीपी जो अभी एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 22 तक। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल नाउ ओपन अप टू 31 मार्च 22, तो ये 31 मार्च 22 तक एफटीपी क्या एक्सटेंड कर दिया गया है। एग्जेम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी जीएसटी कॉम्पेंसेशन वो भी एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 22 को। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, हाँ ये जो स्कीम था एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ईपीजीसी स्कीम, इस स्कीम के तहत जो आईजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन नहीं लगता था वो अभी एक्सटेंड कर दिया टिल 31 मार्च 22। पहले वो 30 सितंबर 21 तक एक्सटेंड था, अभी और 6 महीने से उसको एक्सटेंड कर दिया है।
ठीक है, तो ये बाकी एसेज, ठीक है। देन ये कुछ काम का नहीं है। दैट्स इट गाइस। सो दीज आर द फ्यू अमेंडमेंट्स। जीएसटी में कुछ कस्टम में कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है, मतलब अपन ने जो पढ़ा वो ऑलरेडी पूरा अपडेटेड पढ़ा है, ठीक है। सो जीएसटी के मैंने अमेंडमेंट्स बता दिए, जो मेन थे उसको एक बार पढ़ लो। दीज आर द ओनली अमेंडमेंट्स। बाकी नोट्स कहाँ पे मिलेंगे मैंने सब बता दिया है। अमेंडमेंट में आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके नीचे भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी आगे जब भी कोई अमेंडमेंट्स आएंगे, कोई भी अपडेशन आएंगे, आपको पता चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।